तो देखो अपन पढ़ रहे थे इवोल्यूशन के बारे में और अपन ने कंप्लीट कर लिया था क्या, केमिकल इवोल्यूशन और बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। जो केमिकल इवोल्यूशन था उसको कीमोजेनिक बोला जाता है और बायोलॉजिकल इवोल्यूशन को बायोजेनिक बोला जाता है। अब अपन पढ़ेंगे कुछ एविडेंस किससे रिलेटेड, केमिकल इवोल्यूशन से रिलेटेड। तो सबसे पहले इसमें जो एविडेंस आ जाता है वो एक्सपेरिमेंट होता है हैरोल्ड यूरे एंड स्टैनले मिलर का। अभी नाम आपको समझ में नहीं आएगा, लिखवाएंगे, पहले समझ लीजिए। दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था हैरोल्ड यूरे एंड दूसरे का नाम था स्टैनले मिलर। इस स्टैनले मिलर को अपन शॉर्ट में लिखेंगे एसएल मिलर। ये बात है 1953 की। इसकी 1953 की। दो साइंटिस्ट हुआ करते थे, हैरोल्ड यूरे एंड स्टैनले मिलर। पहली बात तो ये कि हम ये जो एविडेंस पढ़ रहे हैं वो किस चीज के हैं, केमिकल इवोल्यूशन के हैं। किसके हैं, केमिकल इवोल्यूशन के। तो देखो ये जो एसएल मिलर है ना, इसको जो एक्सपेरिमेंट है, ये जो मेनली जो एक्सपेरिमेंट है वो किसने किया था, एसएल मिलर ने किया था। फिर हमने इसमें नाम हैरोल्ड यूरे का क्यों लिखा है, इसका रीजन ये है क्योंकि जो हैरोल्ड यूरे थे ना, तो जो एक्सपेरिमेंट करेंगे अगर कुछ भी केमिस्ट्री वगैरह का, तो वो कहाँ पे किया जाएगा, लैब में किया जाएगा। तो ये जो एसएल मिलर था वो क्या था, स्टूडेंट था। क्या था, स्टूडेंट था। अब स्टूडेंट है तो खुद की तो लैब होगी नहीं, किसी की जो गाइड होते हैं उनके अंडर में इनको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो जो हैरोल्ड यूरे थे वो उसके क्या थे, गाइड थे, प्रोफेसर थे। उनके लैब में ही एसएल मिलर ने क्या किया था, ये एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए जैसे कि आपने स्टार्टिंग में 4 कंडीशन पढ़ी थी केमिकल इवोल्यूशन होने के लिए। कौन कौन सी 4 कंडीशन थी, टेम्परेचर हाई होना चाहिए, वोल्केनिक स्टॉर्म्स होने चाहिए, लाइटनिंग होनी चाहिए और रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर होना चाहिए। यही चारों की चारों कंडीशन इस एसएल मिलर ने कहाँ पे बना दी थी, लैब में बना दी थी। ठीक है, इन्होंने इस मेथड का नाम दिया था इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मेथड। क्या नाम दिया था इसका, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मेथड। इन्होंने जो टेम्परेचर किया था वो 800 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया था। कितना कर दिया था, 800 डिग्री। जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने देखा था कि इसमें कुछ केमिकल्स बन गए थे, कुछ सिंपल अमीनो एसिड बन गए थे। क्या बन गए थे, सिंपल अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हो गया था, जैसे कि AAG, एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड और ग्लाइसिन। कौन कौन से हैं, 3 अमीनो एसिड AAG। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है कि एसएल मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट के टाइम पर कौन कौन से सिंपल अमीनो एसिड को ऑब्जर्व किया था। तो वो कौन कौन से हैं, एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लाइसिन। अब देखो ये एक्सपेरिमेंट तो हो गया, इसके अलावा कुछ अदर साइंटिस्ट भी थे। उन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट में देखा था कि कुछ क्या बन गए थे, नाइट्रोजन बेस का फॉर्मेशन हो गया था, शुगर का फॉर्मेशन हो गया था, फैटी एसिड का फॉर्मेशन हो गया था। इससे पता लग गया कि केमिकल इवोल्यूशन हुआ है। एक और जो दूसरा एक्सपेरिमेंट आता है, दूसरा एविडेंस आता है, वो होता है एविडेंस फ्रॉम द मेटेओराइट्स। मेटेओराइट्स का मतलब समझ में आता है, उल्कापिंड। तो जब इनका उल्कापिंड कोई भी गिरा था तो उसको एनालिसिस किया गया था, तो उसमें ही सेम केमिकल कंपोनेंट देखने को मिले थे जो कि पहले हमें मिल गए थे। कब, केमिकल इवोल्यूशन हुआ था। तो इन्हीं 2 एक्सपेरिमेंट की वजह से इस केमिकल इवोल्यूशन की जो थ्योरी थी, मतलब जो कि एक्चुअल में क्या था, एक तुक्का था, इसको क्या मान लिया गया, सही मान लिया गया, जैसे तैसे करके। ठीक है, तो आप लिखिए एविडेंस ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। बातें कोई भी नहीं करेगा, चुपचाप सुन करिए। हम देखो यहाँ पे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के एविडेंस नहीं पढ़ रहे हैं, किसके पढ़ रहे हैं, केवल केमिकल के। ठीक है, तो जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है वो है हैरोल्ड यूरे एंड स्टैनले मिलर। देखिए इसको, हैरोल्ड यूरे एंड स्टैनले मिलर। एसएल मिलर का एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है, कब परफॉर्म किया गया, 1953 में। इलेक्ट्रिक
डिस्चार्ज मेथड। टेम्परेचर कितना था भाई? हाई था 800। ठीक है। कौन कौन से केमिकल दिए थे इसने यूज करने के लिए? CH4, NH3, H2 और H2O वेपर फॉर्म में। इनका रेशो भी याद रख लेना। टू रेशो 1:2। एसएल मिलर ऑब्जर्व सिंपल अमीनो एसिड। और वो सिंपल अमीनो एसिड कौन कौन से थे? AAGR, एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड, नाम तो सुना ही होगा ना, और ग्लाइसिन। इंपॉर्टेंट है भाई, भूल ना जाना। ओके। Some other scientists हाँ आएगा। यस आएगा, आज से पहले पहले का। Some other scientists also observed the, आज का नहीं आएगा। ये होता है भाई पहला वाला एविडेंस, हेरोल्ड यूरे एंड स्टैनले मिलर का। याद रख लेना। कब किया था? 1953 में किया था। किसने किया था? एसएल मिलर ने किया था। एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मेथड। टेम्परेचर कितना लिया था? और देखो काफी चीज इससे जो क्वेश्चन आ सकते हैं, एक तो ये कि टेम्परेचर कितना था, दूसरा ये कि केमिकल कौन कौन से लिए थे, तीसरा ये कि उन्होंने कौन कौन से एमिनो एसिड को ऑब्जर्व किया था। ओके। नेक्स्ट, एविडेंस फ्रॉम द मेटेराइट्स। Evidences from the meteorites. मेटेराइट्स पता तो नहीं किसको बोलते हैं? उल्का पिंड को। एनालिसिस ऑफ meteorites content revealed that similar component। अरे लिखने पे ध्यान दे दोगे। Analysis of meteorite content also reveals similar chemical composition indicating that similar process occurring somewhere on outer space। तो जो मेटेराइट्स होते हैं, जो उल्कापिंड होते हैं, उनके केमिकल कंपोजिशन को जो एनालिसिस किया गया तो उससे पता लगाया कि ये जो सिमिलर प्रोसेस है और कहीं पे भी हो रहा होगा। अगर हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ है? केमिकल रिपीटेशन पहले हो चुका है और इन लिमिटेड एविडेंस के साथ में ही। With these limited, एक मिनट रुक जाइए बस।
एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लाइसिन, तीनों लिखे हुए हैं नीचे। फर्स्ट पार्ट ऑफ थ्योरी विच इज more or less accepted। अब एक बार बताइए, अपन ने ओरिजिन ऑफ लाइफ को समझने के लिए कितनी थ्योरी पढ़ी थी? 5 थ्योरी पढ़ी थी। लेकिन इसके लिए हमने एविडेंस के लिए कितने एविडेंस पढ़े हैं? केवल 2। तो ये 5 के कंपैरिजन में तो कम ही है ना, लिमिटेड है ना। इसलिए एक लाइन लिखी हुई है आपकी बुक में कि विद दिस लिमिटेड एविडेंस दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ कंजक्टर थ्योरी, मतलब कि तुक्का was more or less accepted। इसको जैसे तैसे करके क्या कर लिया गया? एक्सेप्ट कर लिया गया कि हाँ भाई तुम सही बता रहे हो, केमिकल रिवॉल्यूशन हुआ होगा। नोट करिए फटाफट। कीमोजेनी एंड बायोजेनी, ये कीमोजेनी भी खत्म हो चुका है, बायोजेनी भी खत्म हो चुका है। लाइफ बन चुकी है क्या? बन चुकी है। Origin of universe 20 billion years ago। Origin of Earth 4.5 BY है। Origin of life 4 BY है। Origin of non-cellular life 3 BY है, 3। Origin of first prokaryote 2 BY है। Origin of first cellular life 2 BY है। Origin of eukaryotes 1.5। लाइफ बन चुकी है। देखो, एक हो गया है कीमोजेनी, एक हो गया है बायोजेनी। बायोजेनी में हमने बात करी थी कि ओरिजिन ऑफ लाइफ हो चुका है। अब उस एक लाइफ से बनने से लेकर के, ध्यान से सुनिए, उस एक लाइफ के बनने से लेकर के आज तक का जो इवोल्यूशन, क्या इवोल्यूशन रुक गया? इवोल्यूशन चल रहा है। तो उस एक लाइफ के बनने से लेकर के अभी तक का जो टाइम है, इसी को बोल दिया जाता है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। क्या बोल दिया जाता है? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो देखो, मॉडर्न थ्योरी में हमने 2 इवोल्यूशन पढ़े थे, कीमोजेनी केमिकल इवोल्यूशन और बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में हमने लाइफ को बना दिया था। अब उस एक लाइफ से आज तक का जो भी इवोल्यूशन हुआ है उसको हम बोलते हैं क्या? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। अब ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ है या फिर नहीं हुआ, इसका भी तो कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए? एविडेंस होना चाहिए। इसके हमारे पास में बहुत सारे एविडेंस हैं। कितने सारे? बहुत सारे। सबसे पहले अपन बात करते हैं, ये सबने नोट कर लिया होगा। तो देखो, अगर मैं बात करता हूँ एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, उसमें सबसे पहले सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, समझ में आएगा तो एक बार में आएगा। और मेरी क्लास में बैठे हो तो समझ में आ तो आपको रीजन पता ही होना चाहिए, ठीक है? तो देखो, जो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन है, इसका एविडेंस अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले आ जाता है पैलेंटोलॉजिकल एवोल्यूशन। कौन सा आ जाता है? पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। पैलेंटोलॉजी का नाम पहली बार सुना होगा आपने, कोई बात नहीं। इससे बढ़िया मिलता जुलता एक नाम होता है फॉसिल्स, वो तो सुने होंगे ना? ओके, तो स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज नोन एज पैलेंटोलॉजी। फॉसिल्स की स्टडी को ही क्या बोला जाता है? पैलेंटोलॉजी बोला जाता है। तो अपन जो फर्स्ट एविडेंस जो देखने वाले हैं उसमें किसकी बातें करेंगे? फॉसिल्स की बातें करेंगे। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन की व्हाट इज फॉसिल्स? फॉसिल होते क्या हैं? जमीन में दब जाने वाले। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो फॉसिल बनेंगे ये किसी ऑर्गेनिज्म के सॉफ्ट पार्ट के बनेंगे कि हार्ड पार्ट के? हार्ड के बनेंगे। तो इम्प्रेशंस और रिमेन्स ऑफ द हार्ड पार्ट ऑफ द लाइफ, हार्ड पार्ट ऑफ द लाइफ इज नोन एज फॉसिल्स। किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो हार्ड पार्ट है उनके कुछ बचे हुए टुकड़े या फिर उनके कोई भी इम्प्रेशंस को ही क्या बोला जाता है? फॉसिल बोला जाता है। अच्छा, ये जो फॉसिल्स है वो मिलते कहाँ पे हैं? ये मिलते हैं आपको सेडिमेंट्री रॉक्स में। इसमें सेडिमेंट्री चट्टानों में मिलते हैं।
क्या अभी कभी आपको पता है कि चट्टानों का फॉर्मेशन कैसे होता है, सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन कैसे होता होगा? देखो मैं बता देता हूँ। सेडिमेंट का मतलब पता है तुम्हें? सेडिमेंट एक के बाद में एक लेयरिंग होती जाती है। तो देखिए मान के चलो ये क्या है? सेडिमेंट्री रॉक है। क्या है? सेडिमेंट्री रॉक है। ठीक है, सबसे पहले ये लेयर बनी होगी। हेलो, आवाज आ रही है क्या? सबसे पहले ये लेयर बनी होगी, इसके ऊपर मिट्टी वगैरह डिपॉजिट होती जाएगी, डिपॉजिट होती जाएगी, डिपॉजिट होती जाएगी, डिपॉजिट होती जाएगी, और एक दूसरी लेयर बन जाएगी। ऐसे ऐसे लेकर के पूरी की पूरी क्या बन जाती है? एक सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका? हो गया है। और इनको एक एक को क्या बोला जाता है? सेडिमेंट बोला जाता है। एक एक लेयर को क्या बोला जाता है? सेडिमेंट बोला जाता है। देखो अब एक बात बताओ, ये सबसे नीचे वाली है, ये सबसे ऊपर वाली है, तो सबसे पुरानी कौन सी होगी इसमें? सबसे नीचे वाली। तो मैं यहाँ पे बोल दूं ये वाली कौन सी है? ओल्ड है। ये वाली कौन सी है? न्यू है। ध्यान से सुनिए, अगर मेरे को यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म मिला, अब ऑर्गेनिज्म तो मिलेगा नहीं, उसके रिमेन्स मिलेंगे या फिर उसके कुछ इंप्रेशंस मिलेंगे, जैसे किसी की हड्डी मिल गई। मेरे को किसी भी ऑर्गेनिज्म की यहाँ पे हड्डी मिली और एक ऑर्गेनिज्म की मेरे को हड्डी यहाँ पे मिली, तो बताइए इन दोनों में से कौन से वाली, ये वाली ओल्ड वाली या फिर न्यू वाली, सिंपल फॉर्म में मिलेगा? नीचे वाला सिंपल, ऊपर वाला कॉम्प्लेक्स। वेरी गुड। तो ये जो ओल्ड जो रॉक होती है उसमें जो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे हमें वो किस टाइप के मिलेंगे? सिंपल। और न्यू में मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे हमें? कॉम्प्लेक्स। वापस से सुनिए, फॉसिल होते क्या है? इंप्रेशंस और remains of the hard part of the life forms which are found in sedimentary rocks। क्या sedimentary rock में एक तरह के फॉसिल मिलेंगे क्या? नहीं, किसी भी डिफरेंट टाइप के फॉसिल मिल सकते हैं। अच्छा, ये वाला फॉसिल हमें यहाँ पे मिला है, क्यों? इस फॉसिल का यहाँ पे फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा? इसका फॉर्मेशन यहाँ पे ऐसे हुआ होगा कि जब ये ऑर्गेनिज्म इस टाइम पर इधर से निकल रहा होगा या फिर इस टाइम पर ये मरा होगा, तो ये मरा होगा तो उसी टाइम पे तो इस सेडिमेंट का फॉर्मेशन हुआ होगा। तो मतलब ये जो डिफरेंट जो सेडिमेंट्री रॉक्स है वो क्या करती है? डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स के फोसिल्स को कंटेन करती है और वो हमें ये रिप्रेजेंट करवाती है कि इस ऑर्गेनिज्म की जो डेथ है वो कहाँ पे हुई होगी? इस वाले टाइम पीरियड पर हुई होगी। आपने एक नाम सुना है कार्बन डेटिंग मेथड, उससे अपनी इस रॉक वगैरह की क्या है? हाफ आयु का एनालिसिस कर सकते हैं। तो ऐसे ही तो अपन क्या पता लगाते हैं कि ये किस टाइम पे मरा होगा, ये किस टाइम पे मरा होगा। ठीक है, तो ये जो सेडिमेंट्री रॉक होती है इनके पास में डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स पाई जाती है और जो कि उस टाइम पे मर गई थी उसको ये रिप्रेजेंट करती है। क्या ये जो फॉसिल है क्या कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म को भी रिप्रेजेंट कर सकती है जो कि कैसे हैं, जो आजकल नहीं मिलते हैं? तो ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो कि आजकल एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, या फिर कुछ को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो मॉडर्न है, जो आजकल मिलते भी हैं। तो ये जो फॉसिल है वो पुराने जो आजकल एग्जिस्ट नहीं करते हैं उनके बारे में भी रिप्रेजेंट कर सकता है, स्टडी ऑफ फॉसिल, और जो मॉडर्न डे पे जो मिलते हैं उनके बारे में भी ये क्या बता सकता है? हमें रिप्रेजेंट करवा सकता है। देखो ये डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स हुई है यहाँ पे, धीरे धीरे टाइम बदलता गया ओवर द टाइम ऑफ द पीरियड। ये क्या है? नए नए ऑर्गेनिज्म यहाँ पे मरते गए तो क्या है? नई नई लाइफ फॉर्म्स मिलते गई, नई नई लाइफ फॉर्म्स मिलती जाएंगी तो नई नई सेडिमेंट का फॉर्मेशन होता जाएगा और हमें पता लग जाएगा कि इवोल्यूशन हुआ है। क्योंकि अगर ये बनेंगे नहीं, अगर हमें नए नए एनिमल्स नहीं मिलेंगे तो क्या हम बोल पाएंगे कि इवोल्यूशन हुआ है? नहीं बोल पाएंगे। फिर तो सारे के सारे कैसे फॉर्म में रहेंगे? सिंपल रहेंगे। ठीक है, कभी आपने नाम सुना है जियोलॉजी? क्या होती है जियोलॉजी? अर्थ की जो स्टडी करते हैं ना उसको क्या बोला जाता है? जियोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, तो ये देखो जो सेडिमेंट्री रॉक है वो पार्ट किसका है? अर्थ का ही है। ठीक है, और इस पर ये जो लाइफ फॉर्म्स है, लाइफ फॉर्म्स को मैं बायोलॉजी बोल देता हूँ। तो अर्थ की जो जियोलॉजी है वो क्लोजली कोरिलेट करती है किसको? अर्थ की बायोलॉजी से। जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ क्लोजली कोरिलेट विद द बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। इसका मतलब ये है कि जैसे इस वाली सेडिमेंट में हमें कौन से लाइफ फॉर्म्स के फॉसिल मिल रहे थे और इस वाली सेडिमेंट में हमें
कौन सी लाइफ फॉर्म्स के फॉसिल मिल गए थे, ये रिलेशन को क्या बताती है, रिलेशन बताती है। जैसे कि अपन ने क्या बताया अभी आपने कि अगर कोई भी फॉसिल जो ऊपर की लेयरों में मिल रहा है वो नया होगा कि पुराना होगा, नया होगा। वो कॉम्प्लेक्स होगा कि सिंपल होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। वो मॉडर्न डे से सिमिलरिटी शो करेगा कि एग्जिस्ट वाले से, मॉडर्न डे वाले से। तो इससे अपन क्या पता लगा सकते हैं कि यस ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुआ होगा। एक सबसे बढ़िया एग्जांपल इसका, हेलो आवाज आ रही है क्या? इसका सबसे बढ़िया जो एग्जांपल है आर्कियोप्टेरिक्स। क्या होता है? आर्कियोप्टेरिक्स। क्या होता है? आर्कियोप्टेरिक्स। ये जो आर्कियोप्टेरिक्स है क्या वो आजकल मिलती है क्या? नहीं मिलती, इसलिए उसको बोला जाता है मिसिंग लिंक। क्या बोला जाता है? मिसिंग लिंक। दो नाम होते हैं, एक होता है कनेक्टिव लिंक और एक होता है मिसिंग लिंक। दोनों में डिफरेंस क्या होता है थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा। मिसिंग लिंक का मतलब होता है कि ऐसी कनेक्टिंग लिंक जो आजकल नहीं मिलती है, आजकल मिस हो गई है, हम सब उसको क्या कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी, मिसिंग लिंक हो जाती है। ये जो आर्कियोप्टेरिक्स होता है ये रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच का क्या है, कनेक्टिव लिंक है। रेप्टाइल्स और बर्ड्स का क्या है, कनेक्टिव लिंक है। इसका मतलब, किसका मतलब, इसका मतलब इसमें बर्ड्स वाले भी कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स मिलने चाहिए और रेप्टाइल्स वाले भी कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स मिलने चाहिए। तो देखो उसने क्या किया, कनेक्टिव लिंक का मतलब समझ में आया ना, अपने से पहले वाले के भी कुछ फीचर्स शो करेंगे और अपने से आगे वाले के भी कुछ फीचर्स शो करेंगे। ये हो जाता है किसके बारे में, एविडेंस फ्रॉम दी पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। पैलियोंटोलॉजी किसको बोला जाता है, स्टडी ऑफ फॉसिल्स को बोला जाता है। फॉसिल्स होते क्या है, impressions or remains of the hard part of the life form which are found in sedimentary rocks। और ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है इनके पास में डिफरेंट डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स पाई जाती हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं कि जब ये सेडिमेंट का फॉर्मेशन हो रहा था तो उस टाइम पे ये जो ऑर्गेनिज्म है वहां से गुजरे होंगे और वहां पे मर गए होंगे। और ये जो सेडिमेंट्री रॉक में जो भी फॉसिल्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं कुछ ना कुछ कैसे जो कि आजकल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल डायनासोर, कुछ कुछ ये ऐसे एनिमल्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो कि आजकल मॉडर्न डे के जो ऑर्गेनिज्म है उनसे क्या करते हैं, सिमिलरिटी शो करते हैं। धीरे धीरे टाइम निकलता गया, नई नई सेडिमेंट का फॉर्मेशन हो गया, नए नए फॉसिल्स का फॉर्मेशन हो गया। इससे मतलब हमें क्या पता लग गया कि कहीं ना कहीं इवोल्यूशन हुआ है, क्योंकि पहले जो ऑर्गेनिज्म थे वो कैसे थे, सिंपल थे, और आजकल जो मिल रहे हैं वो कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ अपन बढ़ रहे हैं। यही तो होता है लाइफ में। लाइफ में भी क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है, सेल। सेल ने ग्रुपिंग कर ली तो टिश्यू बना ली, टिश्यू ने ग्रुपिंग कर ली तो ऑर्गन बना ली, ऑर्गन ने ग्रुपिंग कर ली तो ऑर्गन सिस्टम बना ली, ऑर्गन सिस्टम ने ग्रुपिंग कर ली तो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना लिया। तो बताइए जो ऑर्गेनिज्म है वो सिंपल है कि जो सेल है वो सिंपल है, सेल सिंपल है, ऑर्गेनिज्म क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स। समझ में आया? इसके बारे में अब लिखना पड़ेगा अपन को। तो नेक्स्ट लिखिए एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। बातें कोई भी नहीं करेगा, चुपचाप से लिख लीजिए। हाँ, एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। मैं लिखते जा रहा हूँ, साथ ही साथ लिखते जाइए ना। स्टडी ऑफ फॉसिल इसको बोला जाता है पैलियोंटोलॉजी। फॉसिल की डेफिनेशन, impressions और remains of hard part of life forms on the earth।
सबसे ज्यादा जो फॉसिल है वो कौन सी वाली रॉक में पाए जाते हैं? सेडिमेंट्री रॉक में। मोस्टली fossils are found in sedimentary rock. These rock contains fossils of different life forms who died during the formation that particular sediment. सेडिमेंट क्या होता है भाई? सेडिमेंट जो लेयर्स होती है ना उनको क्या बोला जाता है? सेडिमेंट बोला जाता है। अरे पीछे, अरे लिख रहे हैं ना भाई, क्या बातें करने में लगा रहता है। कर लेना। Some of them represent the extincted हाँ, जैसे कि ये है एक सेडिमेंट मान लो, ठीक है, अर्थ पे बन रहा है, कोई भी ऑर्गेनिज्म आया, वो किसी भी रीजन से वहां पे मर गया, ठीक है। अब वो मर गया है तो धीरे धीरे उसका क्या डिके होता जाएगा, उसके ऊपर मिट्टी वगैरह और भी जो केमिकल कंपाउंड है या फिर और भी ऑर्गेनिज्म वो डिपोजिट होते जाएंगे, धीरे धीरे उसके ऊपर क्या बन गई है? पूरी लेयर बन गई, ठीक है। तो ये क्या बन गया? पूरा का पूरा एक सेडिमेंट बन गया। इसके ऊपर फिर दूसरा ऑर्गेनिज्म आ जाएगा कोई, तो ऐसे ऐसे क्या ये लेयरिंग बनती जाएगी। हाँ, फॉसिल्स में गोल्ड, जो चीजें डिजॉल्व होने पे सब मिल सकती है, हार्ड पार्ट होना चाहिए, क्योंकि सॉफ्ट पार्ट तो डिजॉल्व हो जाएंगे। करो भाई नोट इसको। डायनासोर मिलते हैं क्या आज?
खत्म हो गए? ओके ओके, नोट करो। बस बस हो गया है, इधर करो। ब्रैकेट में है डायनासोर। ये लाइन लास्ट में जो लिखी है सबसे इंपॉर्टेंट है, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ क्लोजली कोरिलेट विद द बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। कि जिस भी सेडिमेंट का अपन ने स्टडी किया था उसमें कुछ ना कुछ क्या मिल रहे थे, ऑर्गेनिज्म मिल रहे थे जो कि रिप्रेजेंट कर रहे थे उनके रिलेशन को, कि कौन से टाइम पर किस टाइप के ऑर्गेनिज्म वहां पे सर्वाइव कर रहे थे। अब इसका मैं आपको एक सिंपल सा एक एग्जांपल है, आर्कियोप्टेरिक्स नाम तो सुना ही होगा, वो देखेंगे। ये इसी पैलेंटोलॉजिकल वाले का ही क्या है एग्जांपल है, ठीक है। आर्कियोप्टेरिक्स ये क्या होती है, एक मिसिंग लिंक होती है। किस किस के बीच में? रेप्टाइल्स एंड एक एक इसके फीचर भी याद रख लेना कि रेप्टिलियन फीचर क्या होता है, लॉन्ग लिजर्ड लाइक टेल, और एवियन कैरेक्टर क्या होता है, फोर लिम्स मॉडिफाइड टू लिम्स। अब इधर देखो, जो आर्कियोप्टेरिक्स है वो किस किस के बीच का कनेक्टिव लिंक है, रेप्टाइल्स और एप्स, लेकिन आजकल नहीं मिलती, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया है, मिसिंग लिंक। क्या बोल दिया है, मिसिंग लिंक। इसका मतलब इसमें रेप्टाइल्स के भी कैरेक्टर मिलेंगे और एप्स के भी कैरेक्टर मिलेंगे। इसका मतलब इसमें रेप्टाइल्स के भी कैरेक्टर मिलेंगे और एप्स के भी कैरेक्टर मिलेंगे। लॉन्ग लिजर्ड लाइक टेल होती है, और इसके जो फोर लिम्स होते हैं वो किसमें मॉडिफाइड हो जाते हैं, विंग्स में हो जाते हैं, इनटू विंग्स। दोनों के कैरेक्टर मिल रहे हैं क्या, नहीं मिल रहे, मिल रहे हैं। ठीक है भाई, ये हो जाता है कौन सा एविडेंस, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। इसके बाद में जो एविडेंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्या आप तैयार हो सुनने के लिए? एकदम चुप रहो, देखो क्या बढ़िया बात बताता हूँ तुम्हें। अगला जो एविडेंस है वो अपन पढ़ेंगे हॉर्स के बारे में। हॉर्स का एक बार साइंटिफिक नेम हो जाए। तेरा क्या साइंटिफिक नेम है भाई? अरे तेरे को इधर पीछे मत देख, क्या पूछ रहा हूँ।
साइंटिफिक नेम बता दे। हाँ तेरा होमो सेपियन, सबका ही होमो सेपियन है क्या? ठीक है, और इसका बताओ, और इसका साइंटिफिक नेम नहीं पता? क्या बातें कर रहे हो, एनिमल किंगडम नहीं पढ़ते हो? इक्वस इक्वस, तो ये वाला जो वर्ड है इक्वस इक्वस वाला, ये तो मॉडर्न टाइम का है ना? क्या इससे पहले नहीं आए होंगे? आए होंगे, हम बताते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है, इवोल्यूशन ऑफ वर्ड्स। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई सबसे सिंपल है तो वो नीचे मिलेगा कि ऊपर मिलेगा? नीचे। तो अगर अपन बात कर रहे हैं कि जो इक्वस तुमने बताया है वो तो सबसे मोस्ट रिसेंट वाला है, तो वो तो कहाँ पे आना चाहिए? ऊपर आना चाहिए। तो जब भी अपन इवोल्यूशन में कोई भी इवोल्यूशन जब देखते हैं किसी भी चीज का, तो अपन कहाँ से शुरू करेंगे? नीचे से ऊपर की तरफ, सबसे ओल्ड वाला नीचे, सबसे रिसेंट वाला ऊपर। ओके, यही सीक्वेंस होना चाहिए, आगे काम आएगा। सबसे जो ओल्डेस्ट है वो है इयोहिप्पस। कौन सा है? इयोहिप्पस। दूसरा होता है मेजोहिप्पस। कौन सा है? मेजोहिप्पस। नेक्स्ट कौन सा होता है? मेरिचिप्पस। कौन सा है? मेरिचिप्पस। नेक्स्ट कौन सा है? प्रियोहिप्पस। कौन सा है? प्रियोहिप्पस। और नेक्स्ट कौन सा है? इक्वस। सबसे रिसेंट वाला कौन सा है? इक्वस। क्या सीक्वेंस होती है वर्ड्स की? इयोहिप्पस, मेजोहिप्पस, मेरिचिप्पस, प्रियोहिप्पस, इक्वस। वापस से बोलेंगे, इयोहिप्पस, मेजोहिप्पस, मेरिचिप्पस, प्रियोहिप्पस, इक्वस। बस कर लो इसको। ये हॉर्स का इवोल्यूशन है, ये सबसे रिसेंट है, ये सबसे ओल्डेस्ट। नहीं, ये तो उसका एविडेंस था ना, पैलियोलॉजिकल उसका एग्जांपल है, वो दूसरा एविडेंस है। हाँ, ये फर्स्ट वाले का एग्जांपल है, वो दूसरा एविडेंस है। तीसरा जो मैं बताने वाला हूँ वो खतरनाक है। फर्स्ट वाले का ये एग्जांपल है, सेकंड वाले का हॉर्स। हाँ, अलग खूबी होती है ना, जैसे कि इसके जो पैरों के जो खुर होते हैं ना, उसमें कितने क्या है, 3 है कि 4 है। उनका जो पोस्चर है, बॉडी की जो हाइट है, उसमें डिफरेंस आता है। पहले की हाइट बहुत ज्यादा होगी। नेक्स्ट एविडेंस कौन सा है? जियोलॉजिकल टाइप। अच्छा, ऑरिजिन ऑफ अर्थ कब हुआ है भाई? 4.5 बिलियन ईयर। तो अपन इस स्केल में पता है क्या करते हैं, पूरा टाइम पीरियड पढ़ेंगे, पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे, कब से लेकर के अर्थ के ओरिजिन से लेकर के आज तक जो भी एवोल्यूशन चल रहा है उसको अपन एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे कि कब कब क्या क्या हुआ होगा। तो उस पूरे टाइम स्केल को या फिर इस पूरे टाइम पीरियड को हमने 6 एरा में डिवाइड किया है। किसमें? 6 एरा में। सबसे पहले जो एरा आ जाता है, देखो मैंने क्या बताया था कि अगर मैं कोई भी चीज सबसे नीचे लेकर आऊं तो वो सबसे ओल्डेस्ट है कि रिसेंट है? ओल्डेस्ट है। तो सबसे पहले बताओ, लाइफ थी या नहीं थी? नहीं थी। तो सबसे पहले जो आ जाता है वो होता है कौन सा? एजोइक। 6 एरा होते हैं। कितने होते हैं? 6 एरा। ध्यान से सुनिए भाई, 6 एरा में सबसे पहले वाला कौन सा है? एजोइक। ये मतलब एब्सेंट, जोइक मतलब लाइफ, जिसमें लाइफ नहीं बनी थी। अब बताओ, लाइफ तो किस पे बनी थी? अर्थ पे बनी थी। मतलब इस टाइम पे ओरिजिन ऑफ अर्थ हुआ था बस। और केमिकल रिवोल्यूशन हो सकता है क्या? यस हो सकता है, क्योंकि केमिकल रिवोल्यूशन के बाद में तो क्या आएगी? बायोलॉजी। तो इस पे एरा ऑफ नो लाइफ,
ओनली केमिकल एवोल्यूशन हुआ और ओरिजिन ऑफ अर्थ 4.5 बिलियन ईयर्स हुआ, धीरे धीरे हौले। दूसरा एरा कौन सा जाता है? आर्कियोजोइक। कौन सा है? आर्कियोजोइक, जिसमें आर्की बैक्टीरिया आ गए थे। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स होते हैं कि यूकैरियोट्स होते हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो देखो मतलब प्रोकैरियोट्स आ गए, इसका मतलब लाइफ आ चुकी है। तो सबसे पहले प्रोकैरियोट हो जाएंगे कब? 2 VY। प्रोकैरियोट के बाद में इसी में क्या आ जाएंगे? यूकैरियोट 1.5 VY। प्रोकैरियोट्स आ चुके हैं, यूकैरियोट्स आ चुके हैं। इसके बाद में जो आ जाता है उसको बोला जाता है प्रोटीरोजोइक। इससे कुछ रिलेट कर पा रहे हो क्या? जोइक का मतलब तो वही लाइफ है। प्रोटीना मतलब प्रोटोजोआ, प्रोटीनो से प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ बताइए इनवर्टिब्रेट होते हैं कि वर्टिब्रेट होते हैं? इनवर्टिब्रेट होते हैं। तो सबसे पहले कौन आ गए? इनवर्टिब्रेट आ गए थे। कब? 500 MYA। कब आ गए थे? 500 MYA। प्रोटीरोजोइक हो गया। प्रोटीरोजोइक के बाद में आ जाता है पैलियोजोइक। कौन सा आ जाता है? पैलियोजोइक। तो देखो 6 एरा है। क्या है? 6 एरा है। इन एरा में से कुछ कुछ एरा को अपन डिवाइड करेंगे किसमें? पीरियड में। किसमें? पीरियड में। और कुछ पीरियड्स को अपन डिवाइड करेंगे किसमें? इपॉक में। किसमें? इपॉक में। ये सीक्वेंस याद रखना, एरा, पीरियड और इपॉक। तो देखो कौन से एरा हो गए? 4 एरा हो गए ना, एजोइक, आर्कियोजोइक, प्रोटीरोजोइक, पैलियोजोइक, और मैं आपको बता देता हूं मीसोजोइक और सीनोजोइक। हो गए क्या 6? अरे हो गए क्या? क्या मैं सभी के सभी एरा को पीरियड में डिवाइड कर दूंगा क्या? नहीं, कुछ कुछ को। किसको? कुछ कुछ को। देखो इधर, देख रहे हो ना? देखो ये है इनके पीरियड। पैलियोजोइक में कितने पीरियड है? 1 2 3 4 5 6। नाम देखो, फुल फॉर्म क्या होते हैं? कैम्ब्रियन। कौन सा होता है? कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, याद में करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेने का। सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्राइएसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, टर्सरी और क्वाटरनरी। पहला एरा कौन सा? एजोइक। दूसरा वाला कौन सा? आर्कियोजोइक, प्रोटीरोजोइक, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक। एजोइक, आर्कियोजोइक, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक। हमने सब एरा को तो पीरियड में डिवाइड नहीं किया है ना, कुछ कुछ एरा को पीरियड में डिवाइड किया। ये सारे के सारे क्या हैं? पीरियड। ये सारे के सारे क्या हैं? एरा। और अगर इनको भी मैं डिवाइड कर दूंगा तो क्या बोलेंगे? इपॉक के बारे में हम कोई बात नहीं करनी है, बस याद रखो कि पीरियड डिवाइड किससे होते हैं। अच्छा, ये जो पैलियोजोइक के कितने पीरियड में डिवाइड है? 6। मीसोजोइक और सीनोजोइक। पहली बात सबसे पहले कि अपन ने नीचे से ऊपर लिखा है, सबसे ओल्डेस्ट एरा कौन सा है? सबसे न्यूएस्ट या फिर रिसेंट एरा कौन सा है? देखो जो पैलियोजोइक है, इसका जो फर्स्ट पीरियड है, ये नीचे वाला तो पुराना कि ये वाला नया? नीचे वाला पुराना। दोनों ही बातें सही है ना, ये वाला पुराना तो ये वाला नया है। तो देखो पहला वाला कौन सा है? कैम्ब्रियन। पहला वाला कौन सा? कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। मीसोजोइक में 3 है, ट्राइएसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। सीनोजोइक में 2, टर्सरी, क्वाटरनरी। कैसे याद करना है बता देता हूँ। ये आपको याद होनी चाहिए, इसी सीक्वेंस में याद करने की एक ट्रिक है, मैं बता देता हूँ। ये जो फर्स्ट जो लेटर लिखे हुए हैं ना, यही कुछ ट्रिक के पार्ट है। वैसे तो आपको ट्राई क्या करना है कि यही नाम याद हो जाए, पर नहीं होते तो आप ट्रिक का भी यूज कर सकते हो।
ट्रिक है, ध्यान से सुनिए, एक ही बार बोलूंगा, दूसरी बार रिपीट नहीं करूंगा। बोल दूं? तुम कहो तो बोल दूं? ठीक है, देखो आवाज कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि इसके बाद में एक और ट्रिक है इस चैप्टर में, वो नहीं बताऊंगा। देखो, चांद और सूरज, बोलने को मना किया ना भाई। चांद और सूरज दोनों चमकते पर, चांद और सूरज दोनों चमकते पर टमाटर जैसा चेहरा तेरा क्यों? चांद और सूरज दोनों चमकते पर टमाटर जैसा चेहरा तेरा क्यों? कितने हो गए भाई? ये 6, 3, 9 और 2, 11। 11 के 11 पीरियड आपको ऐसे के ऐसे याद हो जाने चाहिए। मैंने पहले क्या बोला था, एक ही बार बताऊंगा, 2 बार बता दिए, इसको नोट करो। एक बार और हो जाए, चांद और थोड़ी सी तमीज भी रखिए ना, याद नहीं होता है इसलिए मैंने वो मेहनत करके बनाई और तुम मस्ती के मूड में हो। ठीक है, अब इसको आप ऐसे याद करो। अब एक काम करना है, पहले तो इसको नोट करो, इसके बारे में अपन कुछ लिखेंगे। ठीक है, हाँ देखो, इसके आगे कुछ आएगा, इसके आगे आएगा, इसके आगे आएगा, इसके नीचे नहीं आएगा ये। तो ऐसे सीक्वेंस में लिखना है, आगे स्पेस होना चाहिए। ठीक है, करो।